मेरे हाथों में माचिस की वो जली हुई तीली थी और सामने खड़ी थी मेरी ननद रश्मि। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो मैं 2 साल से देखती आ रही थी। लेकिन आज पहली बार मुझे समझ आया कि वो मुस्कान असली नहीं थी, कभी नहीं थी। उसने जो उस रात बोला, वो शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। वो बोली थी कि भाभी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं तुम्हारी बर्बाद करूंगी। और मैं वहीं खड़ी थी, सन। पीछे मेरे कमरे से धुआं उठ रहा था। मेरे कपड़े, मेरा सामान, मेरी शादी के जोड़े का पल्लू जल रहा था और वो हंस रही थी। लेकिन आप समझो कि मैं यहाँ कैसे पहुंची, इसके लिए मुझे शुरुआत से बताना होगा। और यकीन मानिए, ये कहानी अंत तक सुनने लायक है। आराम से बैठिए, क्योंकि कहानी लंबी है और इसमें वो सब कुछ है जो आप। मेरा नाम प्रियंका है। उम्र अभी 30 साल की है, लेकिन जो मैंने पिछले 5 सालों में झेला है, वो किसी 50 साल की औरत को भी बूढ़ा कर दे। मैं जयपुर की हूँ। वैशाली नगर में मेरा मायका है। पापा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे, रिटायर हो गए 2 साल पहले। माँ गृहिणी है हमेशा से। मेरा एक छोटा भाई है, रोहित, मुझसे 4 साल छोटा। हम लोगों का परिवार एकदम साधारण था, न बहुत अमीर न गरीब, बस ठीक ठाक। पापा की तनख्वाह से घर चलता था। माँ ने कभी नौकरी नहीं की, लेकिन घर ऐसे संभालती थी कि कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। मैं बचपन से थोड़ी अलग थी। मतलब मुझे हमेशा सबको खुश रखने की आदत थी। स्कूल में टीचर खुश, घर में माँ पापा खुश, दोस्तों में सब खुश। मुझे लगता था कि अगर सब खुश हैं तो मैं खुश हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो मुझे बाद में बहुत महंगी पड़ी। मैं कभी ना नहीं बोल पाती थी किसी को भी। अगर कोई मुझसे कुछ मांगता, मैं दे देती। अगर कोई मुझसे कुछ करवाना चाहता, मैं कर देती। माँ कहती थी कि प्रियंका, तू इतनी भोली है कि कोई भी तुझे बेवकूफ बना सकता है। मैं हंस देती थी। मुझे लगता था कि भोलापन अच्छी बात है। आज समझ आता है कि माँ कितनी सही थी। मैंने बीए किया था जयपुर यूनिवर्सिटी से, फिर बीएड। मेरा सपना था कि मैं टीचर बनूं, बच्चों को पढ़ाऊं पापा की तरह। लेकिन शादी के बाद वो सपना कहीं खो गया। खैर, वो बात की बात है। शादी से पहले मेरी जिंदगी बहुत सीधी थी। सुबह उठो, कॉलेज जाओ, शाम को घर आओ, माँ की मदद करो, रात को पढ़ो, सो जाओ। कोई बॉयफ्रेंड नहीं था मेरा, कोई चक्कर नहीं। पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे इन मामलों में, और सच कहूं तो मुझे कभी जरूरत भी नहीं लगी। मुझे लगता था कि प्यार व्यार शादी के बाद होता है, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि अरेंज्ड मैरिज में भी प्यार हो जाता है। मैं वही सोचती थी। मेरे माँ पापा का रिश्ता बहुत अच्छा था। पापा थोड़े गुस्सैल थे, लेकिन माँ को कभी कुछ नहीं बोलते थे। माँ हमेशा कहती थी कि देखो प्रियंका, तुम्हारे पापा बाहर से सख्त हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम। ऐसा पति मिले तो जिंदगी बन जाती है। मैं भी यही चाहती थी, एक अच्छा पति, एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, बस। मेरी डिमांड्स बहुत छोटी थीं, लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। काश उस दिन मैंने माँ की बात मान ली होती। काश। जब वो रिश्ता आया था ना, तब माँ ने एक बात कही थी। बोली थी कि प्रियंका, लड़का तो अच्छा है, लेकिन उसकी बहन की आंखों में कुछ है जो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हंसकर टाल दिया था। बोली थी कि माँ, आप भी ना, बस। मुझे क्या पता था कि माँ की वो बात एक दिन इतनी सच साबित होगी। रिश्ता आया था मार्च 2019 में। मेरी एक मौसी हैं, दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने ही भेजा था। बोली कि बहुत अच्छा घर है, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी नौकरी है, जॉइंट फैमिली है, सब कुछ परफेक्ट है। लड़के का नाम था विवेक, विवेक शर्मा। दिल्ली में रहता था। नोएडा में एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। उम्र थी उस वक्त 30 साल। मुझसे 5 साल बड़ा। देखने में अच्छा था, गोरा, लंबा, थोड़ा भारी, चश्मा लगाता था। बोलने में शालीन। पहली बार जब मिला था तो मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। पहली मुलाकात जयपुर में हुई थी, अप्रैल में। वो अपनी माँ और बहन के साथ आया था। पापा ने घर पर चाय नाश्ते का इंतजाम किया था। माँ ने समोसे बनाए थे, मिठाई मंगवाई थी। मैंने गुलाबी सूट पहना था। माँ ने कहा था कि गुलाबी रंग तुझ पर अच्छा लगता है। मैं थोड़ी नर्वस थी, हाथ कांप रहे थे जब चाय का ट्रे लेकर गई थी। विवेक ने मुस्कुराकर चाय ली थी। उसकी माँ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा था, और उसकी बहन रश्मि, वो मुझे घूर रही थी, ऐसे जैसे मैं कोई दुश्मन हूं। मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि शायद ऐसे ही देख रही होगी। विवेक की माँ का नाम था कमला देवी। उम्र होगी उस वक्त 55-56 की। चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। बोलती थीं तो लगता था जैसे हुक्म दे रही हैं। लेकिन मुझसे उस दिन बहुत प्यार से मिली। बोली कि बहुत सुंदर है बेटी, एकदम हमारे घर की बहू जैसी लगती है।
मुझे खुशी हुई थी, माँ भी खुश थी, पापा भी। रिश्ता तय हो गया उसी दिन। तिलक की तारीख तय हुई मई में और शादी जून में। विवेक से मेरी बात होने लगी फोन पर। वो रोज रात को कॉल करता, हम घंटों बात करते। वो अपने ऑफिस की बातें बताता, मैं अपने कॉलेज की। वो कहता कि प्रियंका तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है। मुझे भी अच्छा लगता था। मुझे लगने लगा था कि प्यार हो रहा है, वो वाला प्यार जो अरेंज्ड मैरिज में होता है, धीरे धीरे, मीठा मीठा। एक बार उसने कहा था कि प्रियंका, मेरी माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है और मेरी बहन थोड़ी पॉजेसिव है मेरे बारे में, लेकिन तुम एडजस्ट कर लोगी ना? मैंने कहा था कि हाँ, कर लूंगी। मुझे क्या पता था कि ये एडजस्टमेंट एक दिन मेरी जान लेने वाली है। शादी हुई 15 जून 2019 को, जयपुर में, बहुत धूमधाम से। पापा ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी। दहेज में कार दी थी, गहने दिए थे, बर्तन दिए थे, फर्नीचर दिया था। विवेक के घर वालों ने डिमांड नहीं की थी डायरेक्टली, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया था। कमला जी ने तिलक में कहा था कि हमारे घर में सब ब्रांडेड चीजें चलती हैं, बेटी को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। मतलब साफ था, पापा ने समझ लिया था। उन्होंने कर्ज लिया था शादी के लिए, 2 लाख का। मुझे बाद में पता चला था। मैं रोई थी बहुत, लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी। विदाई का दिन, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। माँ रो रही थी, पापा की आंखें भी गीली थी, लेकिन वो रो नहीं रहे थे, बस चुप खड़े थे। मेरा भाई रोहित, वो फूट फूट कर रो रहा था, बोल रहा था कि दीदी मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा दिल टूट गया था उस दिन, लेकिन जाना था, शादी हो गई थी। अब विवेक का घर मेरा घर था। माँ ने गले लगाया था और कान में कहा था कि बेटा सब्र रखना, ससुराल में सब्र ही सबसे बड़ा हथियार है। मैंने सिर हिलाया था, आंसू पोंछे थे और डोली में बैठ गई थी। दिल्ली पहुंची तो शाम के 5 बज रहे थे। विवेक का घर नोएडा में था, सेक्टर 62 में। एक बड़ा सा मकान था, 3 मंजिला। नीचे ड्राइंग रूम और किचन था। पहली मंजिल पर विवेक के माता पिता का कमरा था और रश्मि का कमरा था। दूसरी मंजिल पर हमारा कमरा था। छत भी थी ऊपर। घर अच्छा था, बड़ा था। मुझे अच्छा लगा था पहली नजर में। गृह प्रवेश की रस्म हुई। मैंने कलश गिराया था दूध का। कमला जी ने आरती उतारी थी। रश्मि वही खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसकी वो मुस्कान मुझे तब भी थोड़ी अजीब लगी थी, जैसे असली नहीं है, जैसे मजबूरी में मुस्कुरा रही हो। लेकिन मैंने फिर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात, सुहाग रात। मैं बहुत नर्वस थी। विवेक ने मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश की। वो बहुत जेंटल था उस रात। बोला कि प्रियंका, कोई जल्दी नहीं है, हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानेंगे। मुझे उस पर प्यार आ गया था उस रात। मुझे लगा था कि मैंने सही फैसला किया शादी का। मुझे लगा था कि यह आदमी मुझे समझता है। मुझे क्या पता था कि ये सब दिखावा है, ये सब टेम्परेरी है। असली विवेक बाद में सामने आने वाला था, बहुत बाद में। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे गए। कमला जी मुझसे बहुत प्यार से पेश आती थीं। बोलती थीं कि बहू, तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। बोलती थीं कि बहू, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, संकोच मत करो। मुझे लगता था कि मैं कितनी लकी हूँ, ऐसी सास मिली जो खुद काम करती है, मुझे आराम करने देती है। रश्मि भी अच्छे से पेश आती थी, मुझे भाभी बुलाती थी। कभी कभी मेरे कमरे में आकर बैठ जाती, बातें करती। मुझे लगता था कि मेरी एक बहन मिल गई। मैं कितनी भोली थी, कितनी बेवकूफ। विवेक के पापा का नाम था राजेंद्र शर्मा। वो रिटायर्ड थे, पहले किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। बहुत शांत आदमी थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। सारा दिन या तो अखबार पढ़ते या टीवी देखते। मुझसे कभी ज्यादा बात नहीं की उन्होंने, बस आशीर्वाद दिया था शादी के दिन। बोले थे कि बेटी खुश रहो, बस इतना। मुझे थोड़ा अजीब लगता था उनका इतना चुप रहना, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही हैं। बाद में पता चला कि उनकी चुप्पी के पीछे एक राज था, एक बड़ा राज, लेकिन वो बाद में आएगा। पहला हफ्ता बीता, दूसरा हफ्ता बीता। मुझे घर की आदत होने लगी। मैं सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करती, फिर किचन में जाती। कमला जी पहले से वहां होती थीं। मैं उनकी मदद करती, चाय बनाती, नाश्ता बनाती। विवेक ऑफिस जाता 9 बजे। उससे पहले उसका टिफिन पैक करती। फिर दोपहर को खाना बनाती, शाम को चाय, रात को खाना। यही रूटीन था। मुझे बुरा नहीं लगता था, मैं खुश थी। मुझे लगता था कि यही तो होता है शादीशुदा जिंदगी में। पत्नी का काम होता है घर संभालना। मैंने कभी सवाल नहीं किया। आप बताइए, क्या मैंने गलत किया? कमेंट में बताइए, मुझे सच में जानना है। क्या मुझे शुरू से ही सवाल करने चाहिए थे? क्या मुझे अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी? या मैं सही कर रही थी एडजस्ट करके? मैं आगे बताती हूँ, आप सुनते रहिए। 1 महीना बीता शादी को
और तभी पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल किया। वो दिन मुझे याद है। जुलाई की एक दोपहर थी। बहुत गर्मी थी। एसी चल रहा था, लेकिन फिर भी पसीना आ रहा था। मैं किचन में खाना बना रही थी, अरहर की दाल और आलू गोभी की सब्जी। तभी रश्मि आई। बोली कि भाभी, आज खाना थोड़ा जल्दी बना देना, मुझे कहीं जाना है। मैंने कहा कि हाँ, बना दूंगी। फिर वो बोली कि भाभी, वैसे एक बात पूछूं, तुम्हें कुकिंग आती है ना प्रॉपरली? मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि हाँ, आती है, क्यों? वो बोली कि बस ऐसे ही। भैया को बहुत स्पेसिफिक टेस्ट पसंद है। माँ जैसा बनाती हैं वैसा ही उन्हें अच्छा लगता है। अगर वैसा नहीं बना तो वो खाते नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। वो चली गई, लेकिन उसका वो टोन मुझे खटका था, जैसे वॉर्न कर रही हो। उस दिन शाम को विवेक ऑफिस से आया, खाना खाया। मैंने पूछा कि कैसा बना। वो बोला कि ठीक है, बस ठीक है। ना अच्छा कहा ना बुरा। मुझे थोड़ा दाल में नमक ज्यादा था, ध्यान रखा करो। इतना बोलकर वो चली गई। मुझे बुरा लगा। मैंने तो टेस्ट करके ही नमक डाला था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बस बोली कि जी, आगे से ध्यान रखूंगी। दूसरे दिन मैंने बहुत ध्यान से खाना बनाया, नमक कम डाला। लेकिन शाम को कमला जी बोली कि बहू, आज नमक कम था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। कल ज्यादा था, आज कम है। मैं कंफ्यूज हो गई। विवेक से बोली रात को। उसने कहा कि तुम माँ से पूछ लिया करो कि कितना नमक डालना है, उनको स्पेसिफिक पसंद है। मैंने कहा कि ठीक है। अगले दिन से मैं कमला जी से पूछने लगी हर चीज के बारे में। कितना नमक, कितना मिर्च, कितना तेल। वो बताती थी, मैं वैसा करती थी। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कंप्लेंट रहती थी। कभी रोटी मोटी है, कभी सब्जी ज्यादा ड्राई है, कभी चावल कच्चे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। 1 महीने पहले तक तो सब अच्छा था। अचानक क्या बदल गया? मैंने रश्मि से पूछा एक दिन। बोली कि भाभी, माँ को थोड़ा टाइम लगता है नई बहू को एक्सेप्ट करने में। तुम धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगी। मैंने सोचा कि हाँ, शायद यही बात है। मुझे और कोशिश करनी चाहिए। और मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की। अगस्त आ गया। राखी का त्योहार आने वाला था। मैंने सोचा कि इस बार रश्मि को बहुत अच्छी राखी बांधूंगी, उसके लिए गिफ्ट लूंगी। शायद इससे हमारा रिश्ता और अच्छा हो जाए। मैंने विवेक से पैसे मांगे। उसने पूछा कि किस लिए। मैंने बताया। वो बोला कि ठीक है, लेकिन ज्यादा महंगी चीज मत लेना। रश्मि को सिंपल चीजें पसंद हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि पति बहन के लिए गिफ्ट पर बजट बता रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं मार्केट गई, रश्मि के लिए एक सूट लिया, 500 रुपए का, ज्यादा महंगा नहीं था। और एक राखी ली, 100 रुपए की। राखी वाले दिन मैंने बहुत तैयारी की। सुबह जल्दी उठी, खाना बनाया, पूजा की थाली सजाई। रश्मि को बुलाया, उसने राखी बंधवाई। मैंने उसे सूट दिया। उसने लिया, देखा और बोली कि थैंक्स भाभी। बस इतना। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं। मुझे लगा कि शायद पसंद नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो सूट उसने कमला जी को दे दिया। बोली कि माँ, ये आप रख लो, मेरे काम का नहीं है। मेरा दिल टूट गया। मैंने इतने प्यार से लिया था और उसने ऐसे फेंक दिया जैसे कूड़ा हो। उस दिन शाम को मैं अपने कमरे में रोई थी। विवेक ऑफिस से आया तो उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने बताया। वो बोला कि प्रियंका, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर रोती हो। रश्मि ऐसी ही है, उसे कोई चीज पसंद नहीं आती जल्दी। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। मैंने कहा कि लेकिन विवेक, उसने तो सूट देखा भी नहीं प्रॉपरली। वो बोला कि देखा होगा, तुम्हें गलत फहमी हो गई। बस, उसने मेरी बात सीरियसली नहीं ली। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन उस पर बाद में आऊंगी। पहले आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि घर में क्या क्या हो रहा था। सितंबर आ गया। मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा था। मैं घर में अब पूरी तरह सेटल हो गई थी। मतलब रूटीन तो सेट हो गया था, लेकिन दिल नहीं लग रहा था। कमला जी के टॉन्स बढ़ गए थे। अब वो खुलकर बोलने लगी थी। एक दिन बोली कि बहू, तुम्हारे मायके में यही सिखाया था खाना बनाना। मैंने सिर झुकाकर कहा कि जी, मैं सीख रही हूँ। वो बोली कि सीख रही हो? 3 महीने हो गए शादी को, अब तक तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका ली। विवेक से मैंने बात की। बोली कि तुम्हारी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, कभी कभी मुझे बुरा लग जाता है। वो बोला कि माँ ऐसी ही हैं, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। मैंने कहा कि मैं कर रही हूँ, लेकिन तुम भी तो कभी मेरा सपोर्ट करो। वो बोला कि मैं क्या करूँ, माँ और बीवी के बीच मैं क्या बोलूँ, तुम खुद हैंडल करो।
मुझे समझ आ गया कि विवेक मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। वो हमेशा अपनी माँ की साइड लेगा, और रश्मि की भी। रश्मि की बात करूँ तो वो अब ओपनली मुझसे रूखा बिहेव करने लगी थी। पहले तो भाभी भाभी करती थी, अब बस प्रियंका बुलाती थी। कभी कभी तो नाम भी नहीं लेती थी, बस इशारे से बुला लेती। एक दिन मैंने उससे पूछा कि रश्मि क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो क्या? वो बोली कि नाराज? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी, बस थोड़ी बिजी हूं इन दिनों। मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? वो बोली कि कुछ नहीं, तुम्हें क्या? मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही है। कुछ था जरूर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या। रश्मि की उम्र थी उस वक्त 28 साल। शादी नहीं हुई थी उसकी। मैंने एक बार विवेक से पूछा था कि रश्मि की शादी क्यों नहीं हुई। वो बोला कि कुछ साल पहले एक रिश्ता आया था, लेकिन टूट गया। उसके बाद से वो शादी के लिए तैयार नहीं है। मैंने पूछा कि क्यों टूटा। वो बोला कि वो बाद में बताऊंगा, अभी छोड़ो। और उसने कभी नहीं बताया। ये एक राज था जो बाद में सामने आया, बहुत बाद में। अक्टूबर आया, दिवाली आने वाली थी। पूरे घर में साफ सफाई हो रही थी, मैं भी लगी हुई थी। कमला जी ने मुझे पूरी लिस्ट दे दी थी कि क्या क्या करना है। ड्राइंग रूम की सफाई, किचन की सफाई, कमरों की सफाई, पूजा घर की सफाई, सब मुझे करना था। रश्मि कुछ नहीं करती थी। वो बस अपने कमरे में बैठी रहती थी या फिर बाहर चली जाती थी। मैंने एक दिन कमला जी से पूछा कि माँ जी, रश्मि क्यों कुछ नहीं करती, आप उन्हें भी बोलिए ना। कमला जी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। बोली कि बहू, रश्मि मेरी बेटी है, वो क्यों करेगी, ये काम तो बहू का है, तुम करो चुपचाप। मैं चुप रह गई। मुझे समझ आ गया कि इस घर में बहू और बेटी में बहुत फर्क है। बेटी राजकुमारी है, बहू नौकरानी। विवेक से बोली रात को। वो बोला कि प्रियंका प्लीज ये सब बातें मत करो, दिवाली है, खुश रहो। माँ जो बोल रही है वो करो, झगड़ा मत करो। मैंने कहा कि मैं झगड़ा नहीं कर रही, बस ये अनफेयर है। वो बोला कि अनफेयर अनफेयर, तुम हमेशा नेगेटिव सोचती हो, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। मैंने उस रात अपनी माँ को फोन किया, रोई बहुत। माँ ने कहा कि बेटा सब्र रख, शुरुआत में ऐसा होता है हर घर में, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू हिम्मत रख। मैंने कहा कि माँ, मुझे वापस आना है। वो बोली कि प्रियंका ऐसे नहीं होता, शादी के 4 महीने हुए हैं बस, थोड़ा और टाइम दे। मैंने फोन रखा और सारी रात सोच सोच कर रोती रही। दिवाली आई, घर में रौनक थी। दिए जल रहे थे, लाइट्स लगी थी। मैंने नया सूट पहना था, लाल रंग का। सास जी ने दिया था दिवाली पर। मुझे अच्छा लगा था कि उन्होंने कुछ तो दिया मुझे। पूजा हुई, लक्ष्मी गणेश की। मैंने आरती गाई, कमला जी ने दिया जलाया। रश्मि भी थी, वो भी नए कपड़ों में थी। पूजा के बाद पटाखे जलाए। विवेक और रश्मि मिलकर जला रहे थे। मैं देख रही थी। मुझे किसी ने नहीं बुलाया साथ में। रात को खाना खाने के बाद कमला जी ने एक अनाउंसमेंट किया। बोली कि सुनो सब, दिवाली के बाद हमें एक काम करना है। विवेक, तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने हैं। पापा जी की जमीन है गांव में, उसके कागजात अपडेट करने हैं। और बहू, तुम्हें भी कुछ बातें जाननी चाहिए इस बारे में। मैंने पूछा कि क्या बातें? वो बोली कि बाद में बताऊंगी, अभी सो जाओ। मुझे अजीब लगा, प्रॉपर्टी के पेपर्स में मुझे क्या जानना है? लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा, सो गई। अगले दिन से कमला जी का बिहेवियर थोड़ा बदला बदला सा था। वो मुझे देखती तो अजीब से मुस्कुराती थी, जैसे कुछ छुपा रही हूं। रश्मि भी कुछ खुश खुश सी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक हफ्ते बाद कमला जी ने मुझे बुलाया। बोली कि बहू बैठो, कुछ बात करनी है। मैं बैठ गई। वो बोली कि देखो, हमारी फैमिली में एक ट्रेडिशन है। शादी के बाद बहू को कुछ जिम्मेदारियां लेनी होती हैं, न सिर्फ घर की बल्कि फाइनेंशियल भी। मैंने पूछा कि मतलब? वो बोली कि मतलब ये कि तुम्हारी भी अपनी कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, और वो इस घर के लिए होनी चाहिए। मैं कंफ्यूज थी। बोली कि माँ जी, मेरी कोई सेविंग्स नहीं है, मैंने कभी जॉब नहीं की। वो बोली कि तो करो, तुम पढ़ी लिखी हो, बीएड है तुम्हारे पास, कहीं जॉब कर लो, और जो पैसे आए वो घर में दो। मैंने कहा कि लेकिन माँ जी, घर का काम कौन करेगा? वो बोली कि वो भी करना होगा और जॉब भी। जब तक तुम ये दोनों नहीं करती, इस घर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। बोली कि विवेक से बात करूंगी। वो बोली कि विवेक से मैंने बात कर ली है, वो भी यही चाहता है। मैं चौंक गई। विवेक ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा इस बारे में। रात को जब वो आया, मैंने पूछा कि तुमने माँ से कहा कि मैं जॉब करूं? वो बोला कि हाँ। बोला तो क्या प्रॉब्लम है?
मैंने कहा कि तुमने मुझसे तो पूछा नहीं। वो बोला कि पूछना क्या है, अच्छी बात है ना कि तुम कुछ करो, घर बैठकर क्या होगा। मैं चुप रह गई। मुझे लगा कि शायद वो सही कह रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन घर का काम वो कौन करेगा? मैंने पूछा कि अगर मैं जॉब करूंगी तो घर का काम कैसे होगा? विवेक बोला कि तुम मैनेज कर लोगी, माँ हेल्प कर देंगी। लेकिन माँ ने हेल्प नहीं की। अगले दिन से मेरा रूटीन और कठिन हो गया। सुबह 5 बजे उठो, खाना बनाओ, सबका टिफिन पैक करो, घर साफ करो, फिर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओ, शाम को वापस आकर खाना बनाओ। मैं थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। एक स्कूल में इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गई। प्राइमरी टीचर की जॉब थी। सैलरी थी 12,000 महीना। ज्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ तो थी। मैं खुश थी कि अब मैं भी कुछ अर्न करूंगी, अपनी आइडेंटिटी बनेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जॉब मेरी जिंदगी में और प्रॉब्लम लाने वाली है। नवंबर से जॉब शुरू हुई। मैं सुबह 8 बजे निकलती और शाम को 4 बजे वापस आती। आते ही किचन में घुस जाती। रात का खाना बनाना होता था। कमला जी का ताना तैयार रहता। बोलती कि बहू इतनी देर से आई, खाना कब बनेगा? मैं कहती कि माँ जी अभी बनाती हूँ। वो बोलती कि जॉब करना है तो घर भी चलाना सीखो, दोनों नहीं कर सकती तो जॉब छोड़ दो। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं। एक तरफ जॉब करो बोल रही हैं, दूसरी तरफ जॉब करने पर टॉन्ट दे रही हैं। विवेक से बोली कि तुम्हारी माँ का बिहेवियर समझ नहीं आता। वो बोला कि फिर वही नेगेटिव बातें। कभी पॉजिटिव सोचो प्रियंका, माँ को टाइम चाहिए, तुम नई बहू हो, एडजस्ट करो। मैं एडजस्ट करती रही महीनों तक। दिसंबर आया, जनवरी आया, फरवरी आया। मेरी फर्स्ट सैलरी आई, पूरे 12,000। मैंने कमला जी को दिए। वो बोली कि बस इतने? मैंने कहा कि माँ जी स्टार्टिंग है, आगे बढ़ेगी। वो बोली कि ठीक है, देखेंगे। उन्होंने पैसे रख लिए, मुझे कुछ नहीं दिया वापस, ना मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, ना कुछ। अगले महीने भी यही हुआ, और उसके अगले महीने भी। मेरी पूरी सैलरी घर में जाने लगी। मेरे पास कुछ नहीं बचता था। अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो विवेक से मांगना पड़ता। वो देता, लेकिन पूछता कि किस लिए। मुझे जस्टिफाई करना पड़ता हर खर्च को। मैं अनकंफर्टेबल फील करती थी। ये मेरी खुद की कमाई थी और मुझे खुद के लिए भीख मांगनी पड़ रही थी। एक दिन मैंने विवेक से कहा कि मुझे अपनी सैलरी में से कुछ रखनी है अपने लिए। वो बोला कि क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा कि बस थोड़े पैसे अपने पास होने चाहिए, इमरजेंसी के लिए। वो बोला कि इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? तुम इस घर में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पैसे माँ के पास सुरक्षित हैं, जब चाहो मांग लो। मैं चुप रह गई। मुझे समझ आ गया कि इस घर में मेरी कोई आवाज नहीं है, मेरी कमाई भी मेरी नहीं है। ये आखिरी बार था जब मैंने खुद को इस घर का हिस्सा समझने की कोशिश की। आखिरी बार जब सब कुछ बदल सकता था, लेकिन बदला नहीं। और जो हुआ उसके बाद, वो मेरी सबसे बुरी रातों की शुरुआत थी। मार्च 2020 आया। लॉकडाउन लगने वाला था। कोविड की खबरें आ रही थी। स्कूल बंद हो गया। मैं घर पर थी पूरा दिन, और इसीलिए मुझे वो सब दिखने लगा जो पहले छुपा हुआ था। रश्मि का बिहेवियर अब खुलकर बदल गया था। वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। अगर कोई चीज चाहिए होती तो इशारे से बुलाती। मैं उसके लिए पानी लाती, चाय लाती, खाना लाती। वो थैंक यू भी नहीं बोलती, बस लेकर चली जाती। एक दिन मैंने उससे पूछा कि रश्मि, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? वो बोली कि नहीं, क्यों होगी? मैंने कहा कि तुम्हारा मैं रश्मि से पूछ रही थी कि तुम्हारा बिहेवियर इतना बदला हुआ क्यों है। वो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराई, वही मुस्कान जो मुझे पहले दिन से अजीब लगती थी। और फिर उसने जो कहा, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो बोली कि भाभी, तुम जानना चाहती हो ना कि मेरा बिहेवियर क्यों बदला है, तो सुनो। तुम इस घर में आई हो, ये मुझे कभी पसंद नहीं आया। भैया मेरे थे, सिर्फ मेरे, और तुम आ गई बीच में। अब भैया तुम्हारे हो गए। माँ तुम्हारी बहू बहू करती रहती हैं, और मैं तो बस एक ननद हूँ जिसकी शादी नहीं हुई। मुझे कोई नहीं पूछता। मैं सुन रही थी और मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने कहा कि रश्मि, ऐसा नहीं है। मैंने कभी तुम्हें कम नहीं समझा। तुम मेरी ननद हो, बहन जैसी हो। वो हंसी, जोर से हंसी। बोली कि बहन, मैं तुम्हारी बहन हूँ। भाभी, तुम बहुत भोली हो, या फिर बहुत चालाक, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात याद रखना, इस घर में मैं पहले थी और मैं बाद में भी रहूंगी। तुम आई हो, तुम जा भी सकती हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये वो रश्मि थी
जो शादी के पहले मुझे भाभी भाभी कहकर खुश होती थी? ये वो रश्मि थी जो मेरे कमरे में आकर बैठती थी, बातें करती थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कब ये इतनी बदल गई, या शायद वो हमेशा से ऐसी थी, बस मुझे दिखाया नहीं। याद है, पहले भाग में मैंने बताया था कि माँ ने रश्मि की आंखों में कुछ देखा था शादी के दिन। माँ ने कहा था कि इस लड़की की आंखों में कुछ है जो ठीक नहीं लगा। मैंने नजरअंदाज कर दिया था। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। काश मैंने माँ की बात सुनी होती। काश। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। रश्मि अब छुपती नहीं थी, वो खुलकर मुझसे नफरत दिखाने लगी। कमला जी के सामने तो वो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जब हम दोनों अकेले होते तब वो अपना असली रूप दिखाती। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। वो आई और बोली कि भाभी, आज खाना जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा कि हाँ, बना रही हूँ। वो बोली कि तुम बनाती हो या टाइम पास करती हो, इतना स्लो काम करती हो कि देखकर गुस्सा आता है। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रही। वो और बोलने लगी। बोली कि तुम्हें तो जॉब भी मिल गई थी ना, तो वो क्यों छोड़ दी? मैंने कहा कि स्कूल बंद है, लॉकडाउन है। वो बोली कि बहाने बहुत अच्छे बनाती हो तुम। पहले जॉब नहीं थी तो बोलती थी कि घर का काम करती हूँ, अब जॉब नहीं है तो भी वही बोलती हो। तुम करती क्या हो एक्चुअली? मेरा खून खौल रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। बोली कि रश्मि, मैं पूरा दिन काम करती हूँ, सुबह से रात तक, तुम देखती हो ना। वो बोली कि देखती हूँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ। तुम्हारा काम मुझे दिखता नहीं, बस खाना बनाती हो, वो भी ठीक से नहीं। माँ हमेशा कंप्लेन करती हैं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई। बोली कि रश्मि, तुम तो कुछ नहीं करती, सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती हो या बाहर चली जाती हो। तुम्हें क्या पता कि घर का काम क्या होता है? वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आग थी। बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ, मुझे काम नहीं करना है, ये तो बहू का काम है, और अगर बहू नहीं कर सकती तो उसे जाना चाहिए। मैं चुप हो गई। मुझे समझ आ गया कि इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये कभी नहीं समझेगी, ये कभी नहीं बदलेगी। उस रात मैंने विवेक को सब बताया। बोली कि तुम्हारी बहन ने आज मुझसे बहुत बुरा कहा। वो बोला कि क्या कहा? मैंने बताया। वो सुनता रहा। फिर बोला कि प्रियंका, तुम भी ना, रश्मि ऐसे ही है, वो गुस्सा में बोल देती है, तुम सीरियसली मत लो। मैंने कहा कि विवेक, वो मुझे रोज ताने मारती है, रोज, और तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। वो बोला कि मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, बस तुम्हें समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि समझाओ उसे, मुझे नहीं। वो बोला कि वो मेरी बहन है, मैं उसे क्या बोलूं? मैंने कहा कि और मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरी इज्जत नहीं है? वो चुप हो गया। फिर बोला कि ठीक है, मैं बात करूंगा उससे, लेकिन तुम भी थोड़ा एडजस्ट करो। मैं सोच रही थी कि कितना एडजस्ट करूं, कब तक करूं। मैं तो एडजस्ट करते करते खुद को खो रही हूं। अगले कुछ दिन और बीते। अप्रैल आ गया। लॉकडाउन कंटिन्यू था। घर में सब एक साथ रहते थे, लेकिन मुझे लगता था जैसे मैं अकेली हूं। कमला जी के टार्ट्स, रश्मि की नफरत, विवेक की चुप्पी, ये सब मुझे तोड़ रहा था अंदर से। मैं अपनी माँ से फोन पर बात करती थी रोज, लेकिन सब कुछ नहीं बता पाती थी। डर लगता था कि माँ परेशान हो जाएंगी, पापा को क्या कहेंगी, वो तो इतना कर्ज लेकर मेरी शादी की थी। एक दिन माँ ने खुद पूछा कि बेटा, सब ठीक है ना? आवाज में कुछ है तेरी। मैं रो पड़ी, फोन पर ही रो पड़ी। माँ घबरा गई, बोली कि क्या हुआ, बता। मैंने सब बताया, सास की बातें, ननद की नफरत, पति की चुप्पी, सब कुछ। माँ सुनती रहीं, फिर बोली कि बेटा, सब्र रख, शादी के पहले साल में ऐसा होता है, सास ननद को टाइम लगता है, तू धीरे धीरे उनका दिल जीत लेगी। मैंने कहा कि माँ, 1 साल हो गया, कितना टाइम और लगेगा? माँ बोली कि जितना लगे उतना दे, शादी निभानी होती है बेटा, तोड़नी नहीं होती। मैंने कहा कि लेकिन माँ, मैं टूट रही हूँ। वो बोली कि नहीं, तू मजबूत है, तू ये सब सह लेगी, और देख, अभी तो बच्चा भी नहीं है, बच्चा हो जाएगा तो सब बदल जाएगा। बच्चा। माँ ने बच्चे की बात कही, और मुझे याद आया कि कमला जी भी कुछ दिनों से बच्चे की बात कर रही थी। शादी को 1 साल हो गया था। वो पूछने लगी थी कि बहू, कोई खुशखबरी? मैं बोलती थी कि नहीं माँ जी, अभी नहीं। वो बोलती कि जल्दी करो, उम्र निकल जाएगी। मैं चुप रह जाती थी। सच तो ये था कि विवेक और मेरे बीच वो नजदीकी नहीं रही थी जो शुरू में थी। वो थक जाता था ऑफिस से आकर, मैं थक जाती थी घर का काम करके, और जब दोनों थके हों तो प्यार कहाँ से आए? फिर भी कभी कभी होता था, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। मुझे चिंता होने लगी थी। क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने विवेक से कहा कि हम डॉक्टर के पास चलें। वो बोला कि क्यों, कोई जल्दी नहीं है,
होगा जब होना होगा। लेकिन कमला जी को जल्दी थी। वो हर हफ्ते पूछने लगी, फिर हर 2-3 दिन में। एक दिन तो बोली कि बहू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा कि माँ जी, विवेक बोलते हैं कि जल्दी नहीं है। वो बोली कि विवेक को क्या पता, ये औरतों की बात है, तुम जाओ डॉक्टर के पास। मैं गई, अकेले, एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास। नोएडा में ही थी। उन्होंने चेक किया, टेस्ट्स करवाए, रिपोर्ट आई कुछ दिनों में। सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, शायद स्ट्रेस है, रिलैक्स करो, होगा। मैंने कमला जी को बताया। वो बोली कि तुम्हें कुछ नहीं है तो फिर क्यों नहीं हो रहा? शायद विवेक को कुछ प्रॉब्लम है। मैं चौंक गई। बोली कि माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो बोली कि बोलना तो पड़ेगा ना, 1 साल हो गया शादी को, अब तो होना चाहिए। मैंने विवेक को बताया। वो गुस्सा हो गया। बोला कि माँ ने ऐसा बोला, ये तो बहुत पर्सनल बात है, तुमने क्यों बताया माँ को? मैंने कहा कि मैंने नहीं बताया, वो खुद पूछती हैं रोज। वो बोला कि तो तुमने उन्हें बोला होगा कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, विवेक को देखो। मैंने कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ अपनी रिपोर्ट बताई, डॉक्टर ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं है। विवेक और गुस्सा हो गया। बोला कि मतलब तुम कह रही हो कि मुझ में प्रॉब्लम है? मैंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही, बस डॉक्टर ने वो बीच में ही बोला कि डॉक्टर डॉक्टर, तुम डॉक्टर की बातें करती हो और माँ की बातें मान लेती हो, कभी मेरी सुनती हो? मैं चुप हो गई। ये कैसी बात हुई? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा था। लेकिन विवेक को लग रहा था कि मैंने उसकी इंसल्ट की। उस रात हम दोनों ने बात नहीं की। वो दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मैं सारी रात रोती रही। एक सेकंड रुकिए और सोचिए, आप मेरी जगह होती तो क्या करती? कमेंट में लिखिए और मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। क्या मैं गलत थी? क्या मुझे कमला जी को अपनी रिपोर्ट नहीं बतानी चाहिए थी? क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? सुनिए आगे। अगले दिन से विवेक का बिहेवियर और बदल गया। वो मुझसे कम बात करने लगा। ऑफिस जाता आता, खाना खाता, सो जाता, बस। ना कोई कॉन्वर्जेशन, ना कोई क्लोजनेस। मुझे लगा जैसे मैं इनविजिबल हो गई हूँ। मैंने कोशिश की उससे बात करने की। बोली कि विवेक, क्या हुआ, तुम नाराज हो? वो बोला कि नहीं, कुछ नहीं, बस थका हुआ हूँ। मैंने कहा कि तुम रोज थके हुए रहते हो, कभी तो मेरे साथ बैठो, बात करो। वो बोला कि क्या बात करूं, सब तो तुम्हें पता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। विवेक धीरे धीरे मुझसे दूर हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मई आया, लॉकडाउन थोड़ा ढीला हुआ। विवेक की ऑफिस फिर से खुली, वर्क फ्रॉम होम बंद हुआ। वो जाने लगा ऑफिस। सुबह निकलता और शजीब सी स्माइल थी उसके चेहरे पर। बोली कि भाभी, भैया आजकल बहुत खुश रहते हैं ऑफिस से आकर, क्या वजह है? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। वो बोली कि तुम्हें नहीं पता? तुम उनकी बीवी हो और तुम्हें नहीं पता? अजीब बात है। मैंने कहा कि रश्मि, क्या कहना चाहती हो, साफ बोलो। वो बोली कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी, और वो चली गई। मुझे शक हुआ, कुछ था जरूर। रश्मि ऐसे ही कुछ नहीं बोलती, उसकी हर बात में कोई मीनिंग होता है। उस रात मैंने विवेक का फोन देखा। वो सो रहा था। मुझे पता था कि ये गलत है, प्राइवेसी ब्रीच है, लेकिन मुझे जानना था। मैंने फोन उठाया। लॉक था। पासवर्ड डाला जो मुझे पता था, उसकी बर्थडे। खुल गया। मैंने व्हाट्सएप खोला, कुछ नहीं मिला अनयूजुअल। इंस्टाग्राम खोला, कुछ नहीं। फिर मैंने गैलरी खोली और तभी मैंने वो देखा। एक फोल्डर था, हिडन। उसमें फोटोज थीं, विवेक की और एक लड़की की। वो दोनों साथ में थे, किसी कैफे में, किसी पार्क में, किसी कार में। वो लड़की विवेक के कंधे पर सिर रखे थी एक फोटो में। दूसरी फोटो में विवेक उसे किस कर रहा था। मेरा सिर चकरा गया। ये क्या है? ये कौन है? मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। मैं फोन देखती रही और फोटोज देखती रही, एक के बाद एक। फोटोज की डेट देखी, अप्रैल 2020, मई 2020। लॉकडाउन के दौरान की थी कुछ। मतलब जब मैं घर में बैठी थी तब वो इस लड़की के साथ था। वो बोलता था कि ऑफिस जा रहा हूँ और वो इसके पास जाता था। मैंने फोन रख दिया। सो नहीं पाई उस रात। सुबह तक जागी रही। आंखें सूज गई थी रोते रोते। सुबह विवेक उठा, उसने मुझे देखा, बोला कि क्या हुआ, इतनी थकी हुई लग रही हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, नींद नहीं आई। वो बोला कि ठीक है, आराम करो आज, और वो रेडी होने लगा ऑफिस के लिए। मैं देखती रही उसे। ये वही आदमी था जिससे मैंने शादी की थी। ये वही आदमी था जिसने कहा था कि मुझसे प्यार करता है। ये वही आदमी था जिसने मेरे मांग में सिंदूर भरा था।
वो जाने लगा तो मैंने पूछा। बोली कि विवेक, वो लड़की कौन है तुम्हारे फोन में? वो रुक गया, मुड़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बोला कि कौन लड़की, किस फोन में? मैंने कहा कि तुम्हारे फोन में, हिडन फोल्डर में, वो फोटोज, कौन है वो? वो चुप रहा कुछ देर, फिर बोला कि तुमने मेरा फोन चेक किया? मैंने कहा कि हाँ किया। जवाब दो, कौन है वो? वो गुस्सा हो गया, बोला कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा फोन चेक करना, ये प्राइवेसी ब्रीच है। मैंने कहा कि प्राइवेसी? जब तुम किसी और लड़की के साथ हो तब प्राइवेसी। जवाब दो, कौन है वो? वो बोला कि वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, पुरानी फ्रेंड। मैंने कहा कि फ्रेंड? फ्रेंड्स ऐसे किस करते हैं? फ्रेंड्स ऐसे गले मिलते हैं? वो बोला कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वो फोटोज पुरानी हैं, कॉलेज के टाइम की हैं। मैंने कहा कि झूठ मत बोलो, अप्रैल 2020 की डेट है फोटोज पर, लॉकडाउन के टाइम की है। वो सन रह गया, उसे नहीं पता था कि मैंने डेट भी देखी है। फिर उसने जो किया वो मुझे और तोड़ दिया। वो गुस्सा हुआ, बोला कि हाँ तो क्या, हाँ मैं उससे मिलता हूँ। तो तुमसे क्या मिल रहा है मुझे? तुम बस काम काम करती हो, रोना धोना करती हो, माँ से लड़ती हो, कभी मेरा ख्याल रखा तुमने? मैं थक गया हूं तुमसे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा कि विवेक, मैं तुम्हारी बीवी हूं, मंगलसूत्र पहनती हूं तुम्हारा, सिंदूर लगाती हूं तुम्हारे नाम का, और तुम किसी और के साथ हो। वो बोला कि तुम्हें प्रॉब्लम है तो जाओ यहां से, कोई रोका नहीं है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा रुकने के लिए। मैं टूट गई, बिल्कुल टूट गई। ये वो आदमी था जो कहता था कि मैं कंफर्टेबल फील करता हूं तुम्हारे साथ। ये वो आदमी था जो सुहागरात की रात बोला था कि हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानेंगे। विवेक चला गया ऑफिस। मैं वहीं बैठी रही, पत्थर की तरह। रो भी नहीं पा रही थी अब, आंसू खत्म हो गए थे। थोड़ी देर बाद कमला जी आई, बोली कि क्या हुआ, सुबह से किचन में नहीं आई? मैंने कुछ नहीं कहा। वो फिर बोली कि बहू, कुछ बोलो, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा कि माँ जी, विवेक किसी और लड़की के साथ हैं। कमला जी का चेहरा बदल गया, बोली कि क्या? क्या बोला तुमने? मैंने फिर कहा कि विवेक किसी और लड़की के साथ हैं, मैंने फोटोज देखी उनके फोन में। कमला जी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली कि तुमने विवेक का फोन चेक किया? मैंने कहा कि हाँ। वो बोली कि ये अच्छा नहीं किया तुमने, पति का फोन चेक करना, क्या हमारे जमाने में ऐसा होता था? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि माँ जी, मैंने बताया कि विवेक धोखा दे रहे हैं और आप मुझे ही बोल रही हैं। वो बोली कि धोखा? लड़के हैं, ऐसा होता है, तुम अपना काम करो, उसे संभालो। अगर तुम उसे खुश रखती तो वो बाहर क्यों जाता? मेरा दिल रुक गया। मेरी सास मुझे ही दोष दे रही थी। मेरे पति के अफेयर के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने कहा कि माँ जी, ये फेयर नहीं है, मैं क्या करूं? वो बोली कि फेयर अनफेयर, शादी में ये सब नहीं देखा जाता। औरत को सहना होता है, निभाना होता है। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया? मैं उठी और अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। फोन उठाया और माँ को कॉल किया। माँ ने उठाया, बोली कि हाँ बेटा। मैं रो पड़ी, बोली कि माँ, विवेक किसी और के साथ है, मैंने फोटोज देखी, वो धोखा दे रहा है मुझे। माँ चुप रही कुछ देर, फिर बोली कि बेटा शांत हो, रो मत, बता क्या हुआ। मैंने सब बताया, फोटोज का, विवेक की रिएक्शन का, कमला जी के वर्ड्स का। माँ सुनती रही, फिर बोली कि बेटा तू आ जा यहाँ कुछ दिन के लिए, सोचते हैं क्या करना है। मैंने कहा कि माँ मैं आ सकती हूँ? वो बोली कि क्यों नहीं आ सकती, ये तेरा घर है, तू आ जा। मैंने सामान पैक किया, बस कुछ कपड़े और जरूरी सामान। नीचे आई तो कमला जी खड़ी थीं। बोली कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मायके। वो बोली कि अच्छा, बिना पूछे? मैंने कहा कि मैं किससे पूछूं, विवेक तो सुनते नहीं, आप तो उनकी साइड लेती हैं, मैं किससे पूछूं? वो गुस्सा हो गई, बोली कि देखो कैसे बोलती है, एक साल में औकात दिखाने लगी। जाओ जाओ अपने मायके, लेकिन याद रखना, अगर गई तो वापस आना मुश्किल होगा। मैंने उनकी तरफ देखा, बोली कि माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं, और मेरी भी इज्जत है। अगर इस घर में मेरी इज्जत नहीं है तो मैं क्यों रुकूं? वो चौंक गई, शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं बोल सकती हूँ। मैं हमेशा चुप रहती थी ना। मैं निकल गई, ऑटो किया और मेट्रो स्टेशन पहुंची। ट्रेन पकड़ी, जयपुर की। सफर में सोचती रही कि क्या हो गया मेरी जिंदगी में। एक साल पहले मैं दुल्हन थी, सपने थे, उम्मीदें थीं, और आज आज मैं टूटी हुई औरत हूं जो अपने मायके भाग रही है। जयपुर पहुंची शाम को। पापा लेने आए थे स्टेशन पर।
मुझे देखकर उनकी आंखें भर आईं। बोले कि बेटा, तू इतनी पतली हो गई, खाना नहीं खाती। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें गले लगा लिया और रोई, बहुत रोई। घर पहुंची, माँ दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वो भी रो पड़ी। बोली कि मेरी बच्ची, क्या हाल बना दिया तेरा। भाई रोहित भी था, वो भी दुखी था। बोला कि दीदी, तू टेंशन मत ले, हम हैं ना। उस रात मैं माँ के साथ सोई, जैसे बचपन में सोती थी। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू आराम कर, कल सोचेंगे क्या करना है। जो इसके बाद हुआ वो मैंने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन हुआ। अगले दिन सुबह पापा ने बैठाकर बात की। बोले कि बेटा, तूने जो बताया वो सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन हमें सोचना होगा कि आगे क्या करना है। मैंने कहा कि पापा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। वो बोले कि बेटा, समझती नहीं है, शादी तोड़ना आसान नहीं है, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा, और फिर तेरी शादी में जो पैसे लगे वो। मैंने कहा कि पापा, पैसों से ज्यादा मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो चुप हो गए, फिर बोले कि बेटा, मैं तेरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा, बस बस थोड़ा सोच ले, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले। माँ बोली कि हाँ बेटा, तेरे पापा सही बोल रहे हैं, एक बार और ट्राई कर, शायद विवेक को समझ आ जाए। वो बोले कि लड़के ऐसे होते हैं, गलती करते हैं लेकिन सुधर भी जाते हैं। मैं हैरान थी, मेरे अपने माँ पापा भी मुझे वापस भेजना चाहते थे, उस घर में जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं, उस आदमी के पास जो मुझे धोखा दे रहा है। मैंने कहा कि माँ पापा, आप लोग समझ नहीं रहे, वो घर मेरे लिए नरक है। माँ बोली कि बेटा, हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दें, निभाना होता है। पापा बोले कि और बेटा, तलाक, तलाक का मतलब है समाज में बदनामी। तेरे भाई की शादी होनी है, अगर तेरा तलाक हुआ तो उसके लिए रिश्ता कौन देगा। मैं चुप हो गई। मेरे तलाक से रोहित की शादी पर असर पड़ेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। अगले कुछ दिन मैं मायके में रही, सोचती रही, रोती रही। माँ पापा प्रेशर बना रहे थे कि वापस जाऊं। रोहित कुछ नहीं बोलता था, बस दुखी आंखों से देखता था। मेरी एक सहेली थी, नेहा, उसे फोन किया, उसने सब सुना। बोली कि प्रियंका, तू पागल है क्या, उस आदमी के पास वापस जाएगी जो तुझे धोखा दे रहा है। मैंने कहा कि माँ पापा बोल रहे हैं। वो बोली कि माँ पापा को तेरी जिंदगी नहीं जीनी, तुझे जीनी है, तू सोच। मैं सोचती रही। 2 हफ्ते बीत गए। विवेक ने एक बार भी फोन नहीं किया, न सॉरी बोला, न पूछा कि कैसी हूं। कमला जी ने एक बार फोन किया था, बोली कि बहू कब आ रही हो, घर में काम पड़ा है। मैंने कहा कि माँ जी, मैं नहीं आ रही अभी। वो गुस्सा हो गई, बोली कि मतलब, इतने दिन मायके में रहोगी, लोग क्या कहेंगे। मैंने फोन काट दिया। तीसरे हफ्ते विवेक का फोन आया, पहली बार। बोला कि प्रियंका कब आ रही हो। मैंने कहा कि क्यों, तुम्हें याद आई मेरी। वो बोला कि देखो, जो हुआ वो गलत था, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि। मैंने बीच में ही बोला कि क्या समझना होगा, कि तुम किसी और के साथ हो और मुझे इसे एक्सेप्ट करना है। वो बोला कि ऐसा नहीं है, वो बस एक फ्रेंड है, मैंने एंड कर दिया उसके साथ, अब कुछ नहीं है, तुम आ जाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, वो इतनी आसानी से कह रहा था कि एंड कर दिया, जैसे कि उनके लिए। उन्होंने लिया, बोले कि शुक्रिया बेटी। मैंने कहा कि पापा जी, आप ठीक हैं। वो बोले कि हाँ, क्यों। मैंने कहा कि आप बहुत चुप रहते हैं, कभी बोलते नहीं, सब ठीक है। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि बेटी, कुछ बातें बोलने से नहीं होती, कुछ बातें अंदर ही रहती हैं। मैंने पूछा कि कौन सी बातें पापा जी। वो बोले कि बहुत पुरानी बातें हैं बेटी, तुझे क्या बताऊं। मैंने कहा कि पापा जी, मुझे पता है कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है, मैं महसूस करती हूँ, आप बता सकते हैं मुझे। वो देर तक देखते रहे मुझे, फिर बोले कि बेटी, एक बात बोलूं, इस घर में इस घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। कमला बहुत कमला बहुत कंट्रोल करती है सबको। मैंने भी मैंने भी बहुत कुछ सहा है। मैं चौंक गई, ससुर जी ने कभी ऐसे बात नहीं की थी। वो और बोले कि बेटी, तू जानती है कि रश्मि की शादी क्यों नहीं हुई। मैंने कहा कि नहीं, विवेक ने बताया था कि कोई रिश्ता टूट गया था। ससुर जी बोले कि रिश्ता टूटा नहीं था बेटी, कमला ने तोड़ा था। उस लड़के की फैमिली हमसे ज्यादा अमीर नहीं थी। कमला को लगा कि रश्मि को इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा, उसने मना कर दिया।
रश्मि उस लड़के से प्यार करती थी। जब शादी टूटी, वो टूट गई। उसके बाद से वो ऐसी हो गई, कड़वी, नाराज, सबसे। मुझे समझ आया, रश्मि इसलिए ऐसी है क्योंकि उसकी शादी कमला जी ने तोड़ी और अब वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालती है। ससुर जी और बोले बोले कि बेटी, और एक बात है, कमला की अलमारी में एक पुरानी डायरी है। उसमें बहुत कुछ लिखा है, शायद तुझे पढ़नी चाहिए। मैंने पूछा कि कैसी डायरी पापा जी? वो बोले कि वो डायरी कमला की है। उसके सारे सीक्रेट्स हैं उसमें, सारे प्लान्स। मैंने कई बार पढ़ी है चुपके से, लेकिन कभी कुछ बोला नहीं। मैं हैरान थी, ससुर जी ने इतना कुछ बताया, इतने सालों से चुप थे, और आज? वो उठे, जाने लगे, फिर रुके, मुड़े। बोले कि बेटी एक और बात, रश्मि रश्मि खतरनाक है, उससे सावधान रहना, वो बहुत कुछ करने के काबिल है। और वो चले गए। मैं वहीं खड़ी रही, सोचती रही। डायरी? कमला जी की डायरी? क्या है उसमें? मुझे जानना था, हर हाल में। उस रात मैंने प्लान बनाया, कल जब कमला जी बाहर जाएंगी, मैं उनकी अलमारी चेक करूंगी, वो डायरी ढूंढूंगी, पढ़ूंगी। क्या था उस डायरी में? क्या सीक्रेट्स थे कमला जी के? और रश्मि एक्चुअली कितनी खत? कमला जी की अलमारी खुली पड़ी थी। मेरे हाथ में वो पुरानी डायरी थी जिसका जिक्र ससुर जी ने किया था। पीले पड़े हुए पेजेस, फीकी स्याही, और हर पेज पर ऐसे राज जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। मैं वही जमीन पर बैठ गई और पढ़ने लगी, और जैसे जैसे पढ़ती गई, मेरा सब कुछ हिलता गया। ये डायरी कमला जी ने 30 साल पहले लिखनी शुरू की थी, जब वो खुद एक नई बहू बनकर इस घर में आई थी। पहले कुछ पेजों में उनकी अपनी कहानी थी, कैसे उनकी सास ने उन्हें तोड़ा था, कैसे उनके ससुर ने कभी कुछ नहीं बोला, कैसे उनके पति यानी राजेंद्र जी हमेशा अपनी माँ की तरफ रहे। कमला जी ने लिखा था कि मैं इस घर में आई थी सपने लेकर, और इस घर ने मुझे तोड़ दिया। मेरी सास ने मुझे कभी अपना नहीं माना। मैंने सोचा था कि जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं उसकी बहू के साथ वैसा नहीं करूंगी। लेकिन अगले पेजेस में कहानी बदल गई थी। कमला जी ने लिखा था कि मैं वैसी ही बन गई जैसी मेरी सास थी, क्योंकि इस घर ने मुझे वैसा बना दिया। मैंने सोचा कि अगर मैंने इतना सहा है तो मेरी बहू क्यों ना सहे। ये पढ़कर मेरा दिल कांप गया। कमला जी ने जानबूझकर वही किया जो उनके साथ हुआ था। ये बदला था, उनकी सास से नहीं बल्कि मुझसे, एक ऐसी लड़की से जिसने उन्हें कभी कुछ नहीं किया था। और फिर मैंने वो पेजेस पढ़े जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे, रश्मि के बारे में। कमला जी ने लिखा था कि रश्मि मेरी बेटी है, लेकिन मुझे उससे डर लगता है। वो मुझ पर कंट्रोल करती है। वो जानती है कि मैंने उसकी शादी क्यों तोड़ी, और वो इसका बदला ले रही है, मुझसे भी, और जो भी इस घर में आएगी उससे भी। मैंने आगे पढ़ा। कमला जी ने लिखा था कि रश्मि का वो लड़का जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वो एक्चुअली कमला जी का ही दूर का रिश्तेदार था, और उस लड़के की फैमिली ने कमला जी की कोई पुरानी बात उजागर करने की धमकी दी थी। इसीलिए कमला जी ने वो शादी तोड़ दी। रश्मि को सच कभी नहीं बताया, बस बहाना बनाया कि लड़के की फैमिली अच्छी नहीं है। और वो पुरानी बात क्या थी? कमला जी की शादी से पहले का एक रिश्ता, एक लड़के के साथ जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन फैमिली ने मना कर दिया और राजेंद्र जी से शादी करा दी। वो लड़का बाद में उसी फैमिली में गया जहां रश्मि की शादी होने वाली थी, और वो लोग जानते थे कि कमला जी और उस लड़के का क्या था। अगर रश्मि की शादी होती तो ये बात पूरे खानदान में फैल जाती, कमला जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं डायरी पढ़ते पढ़ते रो रही थी। ये कैसा घर था, ये कैसे लोग थे? सबके पास राज थे, सबके पास झूठ थे, और मैं बीच में फंसी हुई थी। और ये वो मोमेंट था जिससे मैं डरती भी थी और जिसका इंतजार भी कर रही थी। सच्चाई का मोमेंट। सालों का झूठ आज सामने था, और मैं तैयार थी इसका सामना करने के लिए। तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा। रश्मि खड़ी थी। उसकी आंखें डायरी पर थीं, फिर मुझ पर। उसका चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर लाल हो गया। वो चिल्लाई कि ये क्या कर रही हो तुम, माँ की अलमारी में? मैंने कहा कि वो देखो जो छुपाया गया था। वो बोली कि तुम्हें कोई हक नहीं। मैंने कहा कि हक? मुझे हक है जानने का कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। रश्मि ने डायरी छीनने की कोशिश की। मैंने नहीं दी। हम दोनों में खींचातानी हुई। तभी कमला जी आ गईं। उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में डायरी है। उनका चेहरा देखने लायक था। डर, गुस्सा, शर्म, सब कुछ एक साथ। वो बोली
कि ये कहाँ से मिली तुझे। मैंने कहा कि माँ जी अब बहुत हो गया, मैंने सब पढ़ लिया, सब कुछ। कमला जी कांप रही थी। बोली कि तूने पढ़ा सब। मैंने कहा कि हाँ, आपकी सास ने आपके साथ जो किया वो भी, आपने रश्मि की शादी क्यों तोड़ी वो भी, और आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं वो भी। रश्मि चीखी कि माँ ये क्या है, क्या लिखा है इसमें। कमला जी चुप थीं। मैंने रश्मि को बताया सब कुछ, उसके लड़के के बारे में, कमला जी के पुराने रिश्ते के बारे में, सब कुछ। रश्मि का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। वो धीरे धीरे कमला जी की तरफ मुड़ी, बोली कि माँ, ये सच है, आपने इसलिए मेरी शादी तोड़ी, अपनी इज्जत बचाने के लिए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कमला जी रो पड़ी, बोली कि बेटा तू नहीं समझेगी, मजबूरी थी। रश्मि चिल्लाई कि मजबूरी? 5 साल मैं सोचती रही कि मुझ में कोई कमी थी, 5 साल में टूटी रही, और आप अपना राज छुपाती रहीं। वो मोमेंट बहुत इंटेंस था। माँ बेटी आमने सामने थी और बीच में सालों का झूठ। तभी विवेक आ गया। ऑफिस से जल्दी आया था शायद। उसने देखा कि तीनों औरतें कमरे में हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। वो बोला कि क्या हो रहा है। मैंने उसे डायरी दिखाई, बोली कि पढ़ो, तुम्हें भी जानना चाहिए। विवेक ने पढ़ा कुछ पेजेस। उसका चेहरा भी बदल गया। वो कमला जी की तरफ मुड़ा, बोला कि माँ, ये सब सच है। कमला जी ने सिर झुका लिया। विवेक फिर मेरी तरफ मुड़ा, बोला कि तुमने माँ की पर्सनल डायरी पढ़ी, प्राइवेसी ब्रीच किया। मैं हंस पड़ी, कड़वी हंसी। बोली कि विवेक, अभी भी तुम अपनी माँ की साइड ले रहे हो। तुम्हारी बीवी को धोखा मिला, तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई, और तुम प्राइवेसी की बात कर रहे हो। विवेक चुप हो गया। मैंने कहा कि विवेक, एक और बात बताओ, शिखा, तुम अभी भी उससे मिलते हो ना? रश्मि ने बताया मुझे। विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया। वो रश्मि की तरफ मुड़ा, बोला कि तूने बताया? रश्मि बोली कि हाँ बताया, क्यों ना बताती, भाभी को हक था जानने का। विवेक मेरी तरफ आया, बोला कि प्रियंका सुनो वो बात। मैंने हाथ उठाकर रोका, बोली कि नहीं विवेक, अब बहुत हो गया। मैंने 1 साल सुना, 1 साल बर्दाश्त किया, अब और नहीं। मैं कमरे से बाहर निकली, अपने कमरे में गई, सामान पैक करने लगी। विवेक पीछे आया, बोला कि प्रियंका रुको, बात करते हैं। मैंने कहा कि क्या बात करें? कि तुम दूसरी औरत से मिलते हो, कि तुम्हारी माँ ने जानबूझकर मुझे तोड़ने की कोशिश की, कि तुम्हारी बहन मुझसे नफरत करती है, क्या बात करें? विवेक बोला कि मैं बदलूंगा, शिखा से बात खत्म कर दूंगा, माँ से बोलूंगा कि तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएं, प्लीज मत जाओ। मैंने उसकी आंखों में देखा, बोली कि विवेक, 1 साल पहले अगर तुमने ये कहा होता तो शायद मैं मान जाती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, बार बार तोड़ा, और ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो वापस नहीं आता। मैंने अपना बैग उठाया, नीचे आई। ड्राइंग रूम में कमला जी बैठी थीं, रश्मि भी, ससुर जी भी आ गए थे कहीं से। सब चुप थे। मैंने कमला जी की तरफ देखा, बोली कि माँ जी मैं जा रही हूँ। आपने यो किया वो गलत था, आपके साथ जो हुआ वो भी गलत था, लेकिन उसका बदला मुझसे लेना और भी गलत था। मैं आपकी दुश्मन नहीं थी, मैं बस एक लड़की थी जो आपके बेटे से शादी करके आई थी, खुश रहना चाहती थी, आपने वो भी नहीं होने दिया। कमला जी कुछ नहीं बोली, बस रोती रहीं। मैंने रश्मि की तरफ देखा, बोली कि रश्मि, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे दुख है, लेकिन तुमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। तुमने मुझसे नफरत की बिना किसी वजह के, तुमने मेरा घर जलाने की कोशिश की। हाँ, मुझे पता है, ससुर जी ने बताया था कि तुम खतरनाक हो, और वो सच था। रश्मि का चेहरा पत्थर जैसा था, वो कुछ नहीं बोली। मैंने ससुर जी की तरफ देखा, बोली कि पापा जी, आपने सच बताया मुझे, शुक्रिया, काश आपने पहले बताया होता। वो बोले कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर था, बोल नहीं पाया कभी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कम से कम आज तो बोले। और फिर मैंने विवेक की तरफ देखा। वो सीढ़ियों पर खड़ा था, उसकी आंखें भीगी हुई थीं। मैंने कहा कि विवेक, तुमसे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, और तुमने सबसे ज्यादा तोड़ा। शादी में तुमने कहा था कि तुम मुझे खुश रखोगे, आज देखो 1 साल में तुमने क्या किया। वो बोला कि प्रियंका एक मौका और दो प्लीज। मैंने कहा कि नहीं, मौके खत्म हो गए। मैंने अपना मंगलसूत्र छुआ, वही मंगलसूत्र जो विवेक ने शादी में पहनाया था। मैंने सोचा कि इसे उतार दूं, लेकिन नहीं उतारा, अभी नहीं।
पहले लीगल तरीके से सब होगा, फिर उतारूंगी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। विवेक ने आखिरी बार रोकने की कोशिश की। बोला कि कहाँ जाओगी? मैंने कहा कि अपने घर, अपने मायके। वो बोला कि और फिर तलाक लोगी? मैंने कहा कि हाँ। वो बोला कि लोग क्या कहेंगे? मैंने मुड़कर देखा उसकी तरफ। बोली कि विवेक, 1 साल में यही सोचती रही कि लोग क्या कहेंगे। अब नहीं सोचती। अब बस एक बात सोचती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, और मैं ये जिंदगी नहीं चाहती। और मैं निकल गई उस घर से, उस नर्क से। आपको क्या लगता है, मैंने सही किया? कमेंट में लिखिए। मुझे सच में आपकी राय जानना है। क्या मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी, या मैंने जो किया वो ठीक था? जयपुर पहुंची रात को। पापा स्टेशन पर थे। मुझे देखकर कुछ नहीं बोले, बस गले लगा लिया। घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, शायद रोई थीं। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, बोलीं कि खाना खा ले, फिर बात करते हैं। खाना खाया। कुछ खास भूख नहीं थी, लेकिन माँ ने जबरदस्ती खिलाया। खाने के बाद बैठकर बात हुई। मैंने सब बताया, डायरी का, कॉन्फ्रंटेशन का, सबका। पापा सुनते रहे, चुप। फिर बोले कि बेटा, तूने जो किया वो बहादुरी थी, मुझे तुझ पर गर्व है। मैं चौंक गई। पापा ने ये कहा? वही पापा जो हमेशा बोलते थे कि शादी निभानी होती है। पापा बोले कि बेटा मैं गलत था, मैंने तुझ पर प्रेशर डाला, तुझे वापस भेजने की कोशिश की, ये गलत था। तू मेरी बेटी है, तेरी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या कहेंगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तू खुश रहे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पापा को गले लगाया। बोली कि पापा, आपने ये बोला, बस इतना काफी है। माँ भी रो रही थी। बोली कि बेटा माफ कर दे मुझे, मैंने भी तुझे समझाने की कोशिश की। बोला कि सब्र कर, निभा ले, गलत था। मैंने कहा कि माँ, कोई बात नहीं। आप सोचती थी कि मेरे लिए अच्छा होगा, आपकी नीयत गलत नहीं थी। रोहित, मेरा भाई, वो भी आया। बोला कि दीदी, उस विवेक की तो। मैंने उसे रोका। बोली कि रोहित, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया, अब आगे देखना है। उस रात मैं बहुत देर तक जागी रही, सोचती रही कि क्या होगा अब। तलाक होगा, समाज में बदनामी होगी, लोग बातें करेंगे, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे बहुत बड़ा बोझ उही है। फिर भी किया। वो बोली कि हाँ, जानती थी, शायद इसीलिए डायरी में लिखती थी, जैसे खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश, खुद को समझाने की कोशिश। मैंने पूछा कि और विवेक, शिखा, आप जानती थीं? वो चुप हो गई। फिर बोली कि हाँ, जानती थी, शुरू से। विवेक शिखा से प्यार करता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो दूसरी कास्ट की थी। मुझे लगा कि समाज में बदनामी होगी, और फिर तेरा रिश्ता आया। अच्छा घर था, अच्छी फैमिली थी। मैंने सोचा कि विवेक भूल जाएगा शिखा को, लेकिन वो नहीं भूला, और मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा कि माँ जी, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की, दोनों की, मेरी भी, विवेक की भी। वो बोली कि जानती हूँ, इसीलिए बुलाया तुझे, तलाक के पेपर्स पर साइन करवाने के लिए। मैं चौंक गई। कमला जी ने कहा कि मैंने विवेक से बात की, कहा कि साइन करो। उसने मना किया, लेकिन मैंने कहा कि अगर नहीं करोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। वो डर गया, आज शाम को साइन करेगा। मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? कमला जी बोली कि क्योंकि मैंने जो किया वो गलत था, कम से कम अब सही करने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि माँ जी, मैं आपको माफ नहीं कर सकती, अभी नहीं, शायद कभी नहीं, लेकिन आज आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया। वो बोले कि माफी नहीं चाहिए मुझे, बस इतना जान ले कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। उस शाम विवेक ने पेपर्स साइन किए। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। बोला कि प्रियंका, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा कि माफी बाद में सोचूंगी, पहले ये खत्म होने दो। पेपर्स लेके वापस आई, लॉयर को दिए, प्रोसेस शुरू हुई। जो इसके बाद हुआ उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे मुझसे सुने। तलाक होने में 6 महीने लगे। कोर्ट केसेस, हियरिंग, सब कुछ। म्यूचुअल कंसेंट था तो थोड़ा आसान रहा, लेकिन आसान भी नहीं था। हर हियरिंग में विवेक को देखना पड़ता था, हर बार पुरानी यादें आती थीं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उन 6 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले मैंने जॉब ढूंढी। जयपुर में एक स्कूल में इंटरव्यू दिया। टीचर की पोस्ट थी, सिलेक्ट हो गई। सैलरी ज्यादा नहीं थी, 15,000, लेकिन शुरुआत थी। स्कूल जाने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी मासूमियत, उनकी हंसी,
मुझे हीलिंग हो रही थी। साथ में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू की। गवर्नमेंट टीचर बनना था। रीट की एग्जाम दी, पास हो गई। फिर इंटरव्यू हुआ, सिलेक्ट हो गई। आज मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। सैलरी अच्छी है, रिस्पेक्ट है, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तलाक के बाद क्या हुआ सबके साथ, बताती हूँ। विवेक, तलाक के कुछ महीनों बाद उसकी शादी हो गई, शिखा से। हाँ, वही शिखा। कमला जी ने मना नहीं किया इस बार। शायद उन्होंने सीख लिया था, या शायद थक गई थीं। विवेक खुश है शायद, मुझे नहीं पता। और सच कहूं तो मुझे जानना भी नहीं। कमला जी, वो अभी भी उसी घर में है, लेकिन सुना है कि बहुत बदल गई हैं। शिखा से अच्छे से पेश आती हैं। शायद अपनी गलतियों से सीखा, शायद नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रश्मि, ये सबसे सरप्राइजिंग है। तलाक के कुछ महीनों बाद उसका फोन आया मुझे। बोली कि भाभी, मतलब प्रियंका, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो गलत था। मैंने पूछा कि क्यों फोन किया। वो बोली कि क्योंकि जब से तुम गई हो, मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितनी गलत थी। मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालती थी, तुमने कभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैंने कहा कि ठीक है, माफ किया। और सच में मैंने माफ कर दिया। नफरत रखने में बहुत एनर्जी लगती है। मैंने डिसाइड किया कि वो एनर्जी अपने लिए यूज करूंगी, दूसरों को नफरत करने में नहीं। रश्मि की शादी भी हुई बाद में, एक अच्छे लड़के से। खुश है शायद। ससुर जी, वो भी हैं। उनसे कभी कभी बात होती है फोन पर। वो बोलते हैं कि बेटी तू खुश है। मैं कहती हूँ कि हाँ पापा जी, खुश हूँ। वो कहते हैं कि बस इतना काफी है। और मैं कहाँ हूँ आज? आज मैं जयपुर में हूँ। अपने मायके में नहीं, अपने घर में। हाँ, मैंने अपना फ्लैट लिया है, लोन पर। छोटा सा 2 कमरे का, लेकिन मेरा। सुबह उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, शाम को घर आती हूँ, खाना बनाती हूँ, टीवी देखती हूँ, सो जाती हूँ। सिंपल लाइफ है, लेकिन मेरी है। माँ पापा आते रहते हैं। रोहित की शादी हो गई पिछले साल। बढ़िया लड़की मिली, वो खुश है, माँ पापा भी। और मेरी शादी, लोग पूछते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलेगिद। मैं कहती हूँ कि देखेंगे, अभी जल्दी नहीं है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि दोबारा शादी करूंगी या नहीं। शायद करूं, शायद नहीं। लेकिन जब करूंगी तो अपनी मर्जी से, किसी के प्रेशर में नहीं। कभी कभी रात को सोचती हूँ कि क्या होता अगर मैं उस दिन नहीं जाती उस घर से। क्या होता अगर मैं सहती रहती। शायद अभी भी वहीं होती। शायद और टूट गई होती। शायद अपना आप खो दिया होता। लेकिन मैं गई। मैंने वो कदम उठाया जो सबसे मुश्किल था। और आज मैं यहाँ हूँ। वो लड़की जो ससुराल में पैर रखते हुए कांप रही थी, आज उसी ने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया है। वो लड़की जो सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को खो रही थी, आज वो खुद को पहचानती है। पहले मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, अब मैं सोचती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। पहले मैं सोचती थी कि मंगलसूत्र पहनना मेरी पहचान है। अब मैं जानती हूँ कि मेरी हिम्मत मेरी पहचान है। मैंने मंगलसूत्र उतार दिया। वो गहना जो मैंने सालों पहले पहना था इतने सपनों के साथ, आज वो एक डिब्बी में रखा है। कभी कभी देखती हूँ, याद करती हूँ, लेकिन दुख नहीं होता। बस एक याद है, एक लेसन है। मेरी कहानी में हीरोज नहीं है, विलेंस भी शायद नहीं है। बस लोग हैं, अपनी अपनी मजबूरियों के साथ, अपने अपने दर्द के साथ। कमला जी विलेन नहीं थीं, वो एक औरत थीं जिसने खुद बहुत कुछ झेला था, और वो दर्द उन्होंने आगे बढ़ा दिया। रश्मि विलेन नहीं थी, वो एक टूटी हुई लड़की थी जिसकी जिंदगी उसकी माँ ने बर्बाद की थी। विवेक विलेन नहीं था, वो एक कमजोर आदमी था जो किसी को भी खुश नहीं रख पाया, खुद को भी नहीं। और मैं भी परफेक्ट नहीं थी। मैं बहुत भोली थी, बहुत ट्रस्टिंग, बहुत सबको खुश रखने वाली। ये मेरी कमजोरियां थी जिनका फायदा उठाया गया। लेकिन मैंने सीखा। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी प्यार से, कभी दर्द से। मेरी जिंदगी ने मुझे दर्द से सिखाया, लेकिन कम से कम सिखाया तो। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या तुम्हें पछतावा है उस शादी का, तो मैं कहूंगी कि नहीं, क्योंकि उस शादी ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, सेल्फ वेयर। और अगर कोई पूछे कि क्या तुम वापस जाओगी, तो मैं कहूंगी कि कभी नहीं। कुछ दरवाजे बंद होने चाहिए, हमेशा के लिए। तो ये थी मेरी कहानी, एक भोली सी लड़की की जो ससुराल गई सपने लेकर। उस लड़की की जिसने धोखा खाया, टूटी, लेकिन फिर खड़ी हुई। उस औरत की जिसने अपने लिए जीना सीखा। मेरी कहानी अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।
ये आसान नहीं थी, न मेरे लिए बताना, न आपके लिए सुनना। अगर इसने आपके दिल को छुआ तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या मैंने सही किया? आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर किसी और बहन को भी ऐसा कुछ झेलना पड़ रहा है तो याद रखो तुम अकेली नहीं हो। और याद रखो निकलना पॉसिबल है, मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। और एक आखिरी बात, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, हार मत मानना। अगर मैं निकल सकती हूँ तो आप भी निकल सकते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना।